हेलो एवरीबॉडी। और आज तो कल से भी ज़्यादा लेट में वीडियो आ रही है और पीछे म्यूज़िक भी बज रही है, बट प्लीज़ इग्नोर करिएगा उसे। इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ ऑन ओशो कि एज अ फिलोसोफर, एज अ स्पिरिचुअल लीडर, एज अ मैन, वो मुझे कैसे लगते हैं। जब मेरी शुरुआत हुई थी दर्शन में, जब मैं आया था दर्शन में और जब मैंने आध्यात्म जगत में अपना पहला कदम रखा था, तो वो मैंने ओशो से ही गुज़रा हूँ। मैं ओशो से एक समय था जब मैं 1 साल तक की मैंने ओशो को लगातार सुना, और 1 साल सुनने के बाद मुझे, जो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि करंट अफेयर्स से लेके जो कुछ भी जगत में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जैसे कुछ भी कहीं भी कोई वॉर हो रही है या कोई नई खोज हुई है, उस चीज़ से ओशो कनेक्टेड रहते थे। मतलब अगर आप उनकी कोई भी बुक उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी समकालीन उनके हुआ, उनको मैक्सिमम चीज़ें उनको पता थी, चाहे वो साइकोलॉजिकल न्यू थ्योरीज हो गई या साइंटिफिक कोई नई थ्योरी का पता चला या कहीं पे कोई नया इनोवेशन हुआ है, उनको हर चीज़ की जानकारी रहती थी। कोई तो इससे हम क्या सीख सकते हैं। जैसे गीता में और उपनिषद में भी कई जगह आता है जहाँ पे कहते हैं आप संसार को बिना समझे जाने आप कभी भी आप आत्मचिंतन नहीं कर सकते हो, आप आत्म को नहीं समझ सकते हो। यही चीज़ मैंने ओशो से सीखा। ओशो ने जीवन भर अपने आप को भी समझा और अपने समकालीन होने वाली जितनी भी या उनके समकालीन जितनी भी प्रक्रियाएं हुई, उन्होंने सब चीज़ का निरीक्षण करा, सब चीज़ों को बताया। अपने डिस्कोर्सेस में वो ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस करते थे। जैसे उनका पहला जो गीता दर्शन पे है, गीता दर्शन पे उन्होंने जो पहला ही मैंने वीडियो देखा, तो उसमें वो उन्होंने उनसे मैंने पता नहीं कितनी चीज़ें उतनी देर में सीख लिया, नई चीज़ें। ओशो को मैं अब लाइक इन प्रेजेंट में आध्यात्म से ज़्यादा मैं उनको नई चीज़ें सीखने के लिए ज़्यादा उनके डिस्कोर्सेस सुनता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक वीडियो में उनके हर एक एक प्रॉपर ब्रॉड वीडियो में एक मुझे नई चीज़ पता चलती है, एक मुझे नई थ्योरी पता चलती है, एक मुझे नया एक जो जो कुछ भी दुनिया में अभी तक की जो हुआ और जो जिससे मैं मतलब नहीं परिचित हूँ, वो मुझे पता चलता है। और ओशो के बारे में मुझे एक जो अच्छी बात लगती है वो है कि ज्ञान के प्रति हमेशा जागरूक रहना। ज्ञान की हमेशा हमेशा, जैसे सुकरात का नहीं बताते हैं एक स्टोरी जिसमें एक लड़का आया वो सुकरात के पास, कहता कि मुझे विज़डम चाहिए। तो सुकरात उसे 30 सेकंड के लिए पानी में डाल देते हैं, फिर एकदम से निकालते हैं, फिर पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सुकरात फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे विज़डम चाहिए। फिर उसको 45 सेकंड के लिए डालते हैं, फिर पूछते हैं, फिर वो बोलता है, तो ये लोग ठीक है, विज़डम चाहिए। फिर ऐसे करते करते एक बार फिर सुकरात 1.5 मिनट के लिए उसको डालते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। तो वो हाफ के बोलता है कि नहीं, मुझे सांस चाहिए। तो सुकरात कहता है कि जैसी जैसी तुम्हारी जो मतलब चाह है सांस के लिए, ऐसी चाह अगर तुमको ज्ञान के लिए हो जाए, तभी तुम एक ज्ञानी या इंटेलेक्चुअल या फिलोसोफर बन सकते हो। तो ये काफ़ी हद तक की अप्लाई होती है ओशो पे, क्योंकि ओशो के बारे में देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि 1.5 लाख किताबें पढ़ना तो बहुत इनह्यूमन बात है, लेकिन उन्होंने जीवन में अपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा पढ़ा होगा, तभी शायद वो, और डेली पढ़ते होंगे। क्योंकि अगर आप उनके मतलब लास्ट के डिस्कोर्सेस भी सुनो तो भी वो बताया करते हैं कि इस समय यहाँ पे ये रशिया में एक ऐसा व्यक्ति पाया गया है, जापान में ऐसा कुछ हुआ, जापान में ऐसा होता था। मतलब हिस्ट्री से लेके हर करंट अफेयर से लेके जो भी जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है, हर चीज़ में उनकी एक तगड़ी पकड़ थी। एक आध्यात्मिक व्यक्ति असल में अगर संसार के प्रति जागरूक नहीं है तो वो आत्मचिंतन के भी काबिल नहीं हो सकता है। आत्म को जानने का सबसे पहला जो कदम आप उठा सकते हैं कि आप पहले संसार को समझिए, उसके बाद आप आत्म को समझ सकते हैं।
और ओशो से मुझे जो चीज़ें अब तो, क्योंकि ये जो मेन 2 चीज़ें थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ओशो की तरफ, ये 2 चीज़ें और एक मतलब विद्रोही भाव। उनके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने अपने जीवन में ही पता नहीं कितनी मतलब एक्सपोज़ेस करे हैं, चाहे वो धार्मिक हों और चाहे वो किसी भी तरह के जो प्रोपेगेंडास थे उनके समय पे, उन सबको उन्होंने, या जितनी भी मान्यताएँ थी उन्होंने ख़ारिज करा। उन्होंने कहा ये धर्म नहीं है, ये एक विद्रोही व्यक्ति ही बोल सकता है। इसको बोलने के लिए भी बहुत करेज चाहिए। तो करेज, जो रियल करेज है, मैंने ओशो से सीखा। कहाँ से मैं ओशो से थोड़ा दूर जाने लगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ओशो को अब नहीं सुनता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन करा था, मैंने अभी मेंबरशिप ली ओशो की। गीता दर्शन इस समय मैं पढ़ रहा हूँ ओशो से। तो फालतू का मिस्टिसिज्म, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, फालतू का मिस्टिसिज्म मैंने तुरंत, जब मैं आचार्य जी से जुड़ा, जब मुझे पता चला कि ये चीज़ें तो फालतू की, इनका तो कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ मत पढ़ो, तुम कुछ मत जानो, बस तुम ध्यान करो, तुम आत्म को जो है मतलब टोटली वर्थलेस बातें का कोई मतलब नहीं है, जिनका आध्यात्मिक तौर से तो कोई भी मतलब नहीं है। और कबीर के बारे में मैंने ओशो से काफ़ी चीज़ें जानी हैं। कबीर के बारे में ओशो के डिस्कोर्सेस भी है। वैसे तो मैंने सबसे ज़्यादा कबीर के बारे में आचार्य जी से जाना है, लेकिन उनके बाद फिर मैंने ओशो को समझा। ओशो ओशो के अंदर एक अलग सी, मुझे लगता है कि, देखिए, फिर मैं कोई मिस्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओशो का ऑरा बहुत डिफरेंट था। ओशो जब बोलने पे आते थे, मुझे नहीं लगता है वो व्यक्ति बहुत विचार करता होगा बोलने से पहले, क्योंकि मेरे हिसाब से विचार की प्रक्रिया तब चालू होती है जब आप खुद के प्रति जागरूक नहीं होते। मतलब हर चीज़ में नहीं, मैं हर चीज़ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ों में अगर मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है और वो चीज़ मुझे बहुत समझ में आ चुकी है, सपोज़ करिए मुझे गीता आपको समझाना है, तो ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि गीता में क्या है, कैसे क्या है। तो ये चीज़ मैं आचार्य जी में भी देखता हूँ और आचार्य रजनीश में भी देखता हूँ। और हाँ, मतलब मुझे काफ़ी, मैं समझ पाता हूँ कि एक जो व्यक्तित्व है ओशो का, वो अपने में ही एक उच्चतम चेतना का व्यक्तित्व है। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये तो ओशो के साथ ही उनकी वो बात चली गई, क्योंकि वो बहुत बवाल में भी पड़ गए थे। लेकिन ठीक है, फिर मतलब उस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक खदान में से हीरे को निकाल सकते हैं। हीरे को निकालना इन द सेंस, भाई निकालना ही होता है शायद, उसको तराश, मतलब जो भी कुछ होता है, तो जो अच्छी चीज़ें हैं हम उसे निकालें और बाकी की चीज़ें रखे रहने दें। उनका कोई अगर मतलब नहीं है तो फिर उनसे भी हमें कोई नहीं मतलब रखना चाहिए। तो वही एकदम गाने बजा रहे हैं। मैं सुबह से बाहर हूँ और मैं अभी आया हूँ, तो मुझे याद क्या इन द सेंस कि मुझे बनानी ही थी वीडियो, तो मैंने फिर माहौल नहीं देखा। और आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक।